चलिए, so finally I think it will work. पढ़ाई रुकेगा नहीं. So welcome to the CA Foundation June 2022 revision for economics and business commercial knowledge. Next 7 to 8 hours. Today around 3.5 and tomorrow another 3.5. 7 to 8 hours of your revision will help you to understand all the concepts and all the capabilities related and required for your CA Foundation 100 marks economics and BCK. Before I go ahead, let me tell you, ये revision है, पुनः अभ्यास. अगर आपका विजन ही नहीं है तो आप किसी YouTube वीडियो को देख के आ गए कि कैसे CA फाउंडेशन पास करें मात्र 7 घंटे में, तो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम टाइप, तो आप गलत जगह हैं. इस वीडियो को लॉग आउट कर लें. ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े और उनकी खास खास बातें क्या हैं. ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पढ़ाई की हो. इट इज रिविजन, इट्स नॉट विजन. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग ऑन टू इट. आपका साथ में स्टडी मटेरियल या मेरे दिए हुए नोट्स अगर साथ में है तो पैरेलली सब कुछ सीक्वेंशियली चलेगा उसमें से. ओके, नहीं तो दिस स्लाइड्स आर ऑलमोस्ट very much sufficient for everything, so don't worry, everything will be covered into this. So शुरू करें? आवाज नहीं आई, शुरू करें? हाँ, ग्रेट. चलिए, तो अब आप और हम इकोनॉमिक्स बीसीके की जब बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल होता है, ऑफन अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट और बोथ. इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. Science while studying the problems and art while solving the problems. Yes or no? Okay, just a sec. Still it's not working here. No problems, no problems. I'll try. Okay. It's not working here. फाइनली इट्स कमिंग अप. अभी चलेगा, हाँ अभी सब चलेगा. चलो ठीक है. सो वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट? सर इट्स अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम, आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ साइंस बट फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज फॉर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एन आर्ट. पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. इकोनॉमिक्स इज बोथ अ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. पॉजिटिव में इट टेल्स यू द फैक्ट एज इट इज. नॉर्मेटिव में इट टेल्स यू हाउ थिंग्स शुड बी. Correct? It gives you what is, matlab it doesn't give you a value judgment. Positive science doesn't give you a value judgment, but normative science talks about value judgment कि क्या होना चाहिए. बराबर? तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों में ये वर्ड ध्यान रखना, वैल्यू जजमेंट वाला. इससे एमसीक्यू बनता है. इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड का बात किया था. इंडक्टिव मेथड के अंदर हम बात करते हैं पर्टिकुलर टू जनरल. डिडक्टिव में चलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर. डिडक्टिव मेथड के 2-3 नाम और थे क्योंकि हम एक बेस अजम्पशन लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रायरी मेथड. हेलो. और इंडक्टिव में यू स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड देन कम टू अ कंक्लूजन. पर्टिकुलर टू जनरल. हेलो. ओके सर, इसके बाद महान महान लोगों की डेफिनेशन, महान लोगों की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हमारे पास. तो उसमें सबसे पहली, इकोनॉमिक्स के पापा कौन? एडम स्मिथ. इंसानियत के पिताजी कौन? एडम और ईव. याद है ऐसा कुछ? तो इंसानियत के पिताजी भी एडम और ईव माने जाते हैं एज पर क्रिश्चियनिटी. तो वैसे इकोनॉमिक्स के पापा कौन? अब बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, तो वो 1-2 जनों की बात करेंगे या पूरी दुनिया की बात करेंगे? इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन. दुनिया के इकोनॉमिक्स के पापा हैं तो बड़े लेवल पे बात करेंगे. इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन इज कॉल्ड फ्रॉम एडम स्मिथ. बराबर? JB से, S फॉर से, S फॉर साइंस. S फॉर से,
S for science, science which deals with wealth. M for Marshall, M for material well-being. It's on one side a study of wealth and on another more important side a part of study of man, material well-being. बराबर नीचे आता the range of our inquiry becomes restricted on that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. Measuring rod of money बोले तो पैसा, P for Pigu, P for पैसा. मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, P फॉर पीगू, P फॉर पैसा. तीन प्रकार की. अच्छा, इसके अंदर एक और वो था, हेनरी स्मिथ करके था. हेनरी स्मिथ और सैमुअलसन थे. S फॉर सैमुअलसन, S फॉर सोसाइटी. और हेनरी स्मिथ में हाउ, वो H चलता है हेनरी स्मिथ में, तो वो याद रखना, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू गिव, वो जो है ना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं हो, हाउ टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द सोसाइटी. H फॉर हेनरी, H फॉर हाउ, S फॉर सैमुअलसन, S फॉर सोसाइटी. और फिर एक महान इकोनॉमिक्स आते हैं आपके मेरे सामने जो बोलते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू. वाह क्या बात है. ये वो वाले इकोनॉमिक्स है जो बस आ ही गए अंदर. तो वो जेकब वाइनर है, वो जेकब वाइनर. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू. ठीक है. तो ये महान लोगों की डेफिनेशन अगर वो आइडेंटिफाई करने को अपने से पूछे तो तीन टाइप की इकोनॉमीज आती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं. मुझे पैसा है प्यारा प्यारा, ये सबसे है न्यारा न्यारा. अंकल स्क्रूज इज अ कार्टून कैरेक्टर, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम डिज्नी. ही इज ऑब्सेस्ड विथ मनी. उसका तहखाने में बहुत सारे पैसे होते, वो तैर के गिन के आता कि मेरे पास इतने पैसे हैं. So capitalism में कुछ खास बात है. नंबर 1, there is the right of private property, freedom of enterprise, freedom to choice by the consumer, profit motive, competition full level, and there will be difference between inequalities of income. अमीर गरीब में फर्क पड़ेगा. Socialist economy. Socialist economy is one which is dealing with collective ownership of all means of production. Small farms, workshops, trading firms remain in private hands. It is called a centrally planned economy. इसका दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी. हेलो, ओके. तो सोशलिज्म में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मेनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्मॉल थिंग्स आर गिवन टू द प्राइवेट प्लेयर्स. इक्वालिटी ऑफ इनकम विल बी देयर. रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन. रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर. प्राइस मैकेनिज्म एक्सिस्ट बट इट हैज अ सेकेंडरी रोल. कैपिटलिस्ट का एक नाम और है मार्केट इकोनॉमी, और वहां मेन रोल प्राइस मैकेनिज्म का होता है. हेलो, ओके. फिर आती मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी का कोई इमेज नहीं है अवेलेबल, तो सब चीज मिक्स है, तो मैं भेलपूरी ले आया. यही सही था, मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा. बराबर. तो मिक्स इकोनॉमी बोले तो सबसे पहले को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. सेकंड, अ मिक्स इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, दैट इज विच इज गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एंड डेफिनेट इकोनॉमिक प्लान. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड. पिछड़े इलाकों को भी हेल्प मिलेगी और साथ साथ आगे वाले इलाके भी आगे जाएंगे, बट सबका ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड रीजन एज टू इंश्योर इट्स डेवलपमेंट. डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग वुड एक्सिस्ट. आपको राशन की दुकान से भी अनाज मिलेगा और नॉर्मल दुकान से भी मिलेगा. फ्री पानी का प्याऊ मिलेगा तो 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल भी मिलेगी. अन्नशाला, भोजनशाला, भंडारे, लंगर मिलेंगे, तो साथ साथ बूफे डिनर्स भी मिलेंगे, आपको बूफे लंच भी मिलेंगे. यस और नो. सो मिक्स इकोनॉमी. बराबर. फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिक के जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो गए आपके मेरे. लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड कम्स डाउन, इफ द प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. डिमांड इज अ फ्लो, इट्स नॉट अ स्टॉक. हेलो. So the relationship between price and demand is inverse. बराबर. Factors which determine demand are number 1, price of the commodity. There is an inverse relationship between price and commodity. Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. Complementary goods and substitute goods. Sir, complementary goods, one used with another. हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. So the price of petrol is going up, the demand for vehicle is coming down. Price of petrol is going down, the demand for vehicle is going up. So the relationship is inverse.
substitute goods. If the price of Coca-Cola is going up, the demand for Pepsi is going up. If the price of Coca-Cola is coming down, the demand for Pepsi is coming down. So the relationship is direct or inverse? Sorry, direct. Level of income of household. There is a relationship between income and household. Yes or no? Higher the income, higher the demand. What kind of goods? Normal, inferior or luxury? Only luxury or normal? And what about inferior goods? Inferior goods demand goes up with the increase in income or comes down? Higher the income, lower the demand, inferior goods. Higher the income, higher the demand, normal and luxury goods. Income elasticity of normal goods will be up to 1. And income elasticity of luxury goods will be more than 1. I for inferior, I for income. Remember that. All inferior goods are given goods, yes or no? All inferior goods are given goods? All given goods are inferior goods? Barabar? Great. Taste and preference of consumers. Higher the taste preference and fashion, higher will be the demand. Direct relationship. Population और demand का direct relationship है या qualitative है? Sir, because उसमें size of population, composition of population और distribution of income सबको check करना पड़ेगा. हाँ या ना? Okay. So law of demand अपने को पढ़ाया. Other things remaining constant. Other things remaining constant का एक Latin और Greek phrase है, वो कौन सा है? Ceteris paribus. बराबर? Demand schedule is tabular presentation of quantities demanded at various levels of price, and then that demand schedule when plotted on a curve is called demand curve. Market demand schedule is combined demand of various customers put into a schedule is market demand schedule, and that market demand curve when market demand schedule when plotted on a graph will be called market demand curve. Hello? Okay. Why does law of demand operate? मांग का नियम लागू क्यों होता है? जब प्राइसेस गिरते हैं तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं. कस्टमर्स अट्रैक्ट किस बेसिस पर होते हैं? सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स. हेलो? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? योर प्रोडक्ट बिकम सस्ता और महंगा या रिलेटिवली सस्ता महंगा एज कंपेयर टू योर सब्स्टिट्यूट. करेक्ट. एंड इनकम इफेक्ट एज द मनी इन योर पॉकेट इंक्रीजेस और द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस. हाँ, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस. दोनों सब क्लियर? ओके. ये एक डायग्राम है जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करा है, पर वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट को समझाने के लिए बड़ा अच्छा डायग्राम है. एक बार आप इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे. देखो डायग्राम में, यहां से ध्यान दो. प्राइस $2 से $1 हुआ, ठीक है? तब $2 से $1 हुआ तो डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? इस डिमांड को बढ़ाने में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का हाथ है, इनकम इफेक्ट का हाथ है या दोनों का है? ये देखो 5 से 9, 9 से 12, तो मतलब ये जितनी बड़ी है डिमांड, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है और इनकम इफेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है. यस और नो? बोलो साहब, ये बात समझ में आई? ओके. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? सर, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आर मल्टीपल एंड मेनी. कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स के 2-4 नाम. कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलिन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, लग्जरी गुड्स, और कौन से थे? हो गए पूरे? स्नॉब, वेबलिन, प्रेस्टीज, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, लग्जरी गुड्स. ठीक है ना? हाँ. गिवन गुड्स आर प्राइस पॉजिटिव और प्राइस नेगेटिव? हाँ सर, प्राइस पॉजिटिव. गिवन गुड्स में जनरली वो होते हैं जो जनरली इंफीरियर होते हैं, बट उसमें नेसेसिटी का नेचर होता है. हेलो? गिवन गुड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज. सर, लग्जरी की वो चीजें जो आपको नेसेसिटी बना के बताई जाए तो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज कहलाती हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस. सर, इफ यू आर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन कि आने वाले समय में प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, सो व्हाट विल यू डू? राइट नाउ यू विल परचेज मोर एट अ हायर प्राइस बिकॉज आपको लग रहा है आगे और बढ़ने वाला है. लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट अ कंज्यूमर इज रैशनल एंड इंटेलिजेंट. हर बार आदमी सोच समझ के खरीदी करता है क्या? नहीं. समटाइम्स वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ प्राइसेस. जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है हमें बिल्कुल अच्छे से याद है. अच्छा, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स नीचे वापस आ गया है, बात कर ली हमने. स्पेक्युलेटिव गुड्स, जिसमें सट्टा होता है. 2-3 महीने पहले तक बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहे थे, बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी फिल्म सेलिब्रिटीज.
आपको बोल रही थी वजीर एक्स पे पैसा लगाओ, कॉइन BCX पे पैसा लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, कहाँ है वो लोग? बिटकॉइन has fallen by 70%, still going go down. तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब आपने इतने दिन क्या करा? स्पेक्यूलेशन। कहाँ गए वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो रोज आपको अपनी स्क्रीन दिखाते थे, आज मैंने इतने पैसे बनाए? कैसे कैसे चले गए पैसे सबके? स्टॉक मार्केट में मजे ले ली। डिमांड पर नेसेसिटी, डिमांड पर नेसेसिटीज में प्राइसेस ज्यादा होंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी या नहीं? हाँ या ना? ओके, तो ये था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिर आइए इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ माय क्वेश्चन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू प्राइस और अदर देन प्राइस? सॉरी, एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड? हाँ, अदर देन प्राइस, बराबर। सो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, हेलो, एंड इंक्रीज डिक्रीज इज shift of curve. When I am saying change in demand, it is price or other factors? When I am saying change in demand, it is other factors. And when I am saying change in quantity demanded, हाँ, great, very good. तो ये increase decrease demand एक बार देख लो, स्क्रीन पे देखो, यस बोलो, ये वाला हो गया तो मैं आगे लेके चलूं। डन? ये डन? हेलो सर, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड किन किन कारणों से हो सकता है? सारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं ना प्राइस के अलावा, वो सब इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चेंज इन इनकम से इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़े तो भी फर्क पड़ सकता है, सब्सिट्यूट गुड्स से, चेंज इन टेस्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड में प्राइस के अलावा जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो सब अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में जाएंगे, उनसे शिफ्ट ऑफ कर्व होगा और प्राइस के कारण मूवमेंट ऑन द सेम कर्व होगा। ग्रेट। हम फिर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सिर्फ इलास्टिसिटी वर्ड था, फिर उसके बाद आया वर्ड प्राइस। नहीं, पहले तो सिर्फ इलास्टिसिटी, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन थिंग ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब मैं उसको वापस बोलता हूँ, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बोलता हूँ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ या ना? तो फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी का हमने आर्क इलास्टिसिटी वर्जन क्या सीखा था सर? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। याद आया? ये आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब वेरिएशन छोटे हो या बड़े हो। बड़े का मतलब नंबर्स में या परसेंटेज टर्म्स में? 100 से 105 हुआ, बड़ा वेरिएशन है या छोटा है? 1 से 4 हुआ, सर परसेंटेज टर्म्स में 300% है। आया ना? सो रिमेंबर दैट व्हेन द वेरिएशंस आर लार्ज यू विल यूज आर्क इलास्टिसिटी। अच्छा, दूसरी बात, ये प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में मॉड लगाना है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में मॉड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? बड़ा होता है -3 और -1.5, कौन बड़ा है ज्यादा? -3 आपके मेरे हिसाब से, बट मैथमेटिकली बड़ा कौन है?
-1.5, तो अगर मॉड लगा दूं तो ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया। अब कौन बड़ा है? ये बात मैं क्लास के अंदर जब इलास्टिसिटी का चार्ट बनवाता हूं तो उसके बाद लिखवाता भी हूं नीचे अलग से पॉइंट्स के तौर पे। आप भूल रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी इन मॉड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहली प्राइस इलास्टिसिटी थी परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड इनफाइनाइट इलास्टिसिटी। यूं कहूं परफेक्टली इलास्टिक, इसको इनफाइनाइट की जगह परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकता हूं। सर परफेक्टली इन इलास्टिक, irrespective of the price change there will be a demand. Hello, so there will be no change in demand with a change in price. तो यहां बनेगा parallel to y या x? सर y एक्सिस बराबर। यूनिट इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा बनेगा? नेगेटिवली स्लोप्ड, और उसका एक मैथमेटिकल नेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बराबर। इलास्टिक का स्लोप ब्रॉड होगा या स्टीप होगा? ब्रॉड होगा। दिख रहा है ऑनलाइन पढ़ाई का असर, तो घर पे बैठ के मैं मेरे हिसाब से पढ़ लूंगा। ले भिंडी, इन इलास्टिक steep curve and then perfectly elastic will be parallel to x-axis. Hello, ये एक और आया देखो, अभी जागे। एग्जाम में कौन से मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है? एक काम करना, बाहर निकलना, मुझे फोन लगाना, मैं बता दूंगा। अभी समझाया मैंने क्लास में, जब वेरिएशंस बड़े हो तो आर्क इलास्टिसिटी यूज होगी। क्लास के अंदर पहले ही बोल चुका हूं, इट्स अ स्मार्टफोन काइंड ऑफ अ थिंग। एक रेगुलर फोन और एक स्मार्टफोन है, कौन सा फोन यूज करोगे? स्मार्टफोन। तो बेटर फॉर्मूला है आर्क इलास्टिसिटी, तो आर्क इलास्टिसिटी से ही जाओगे। सुधरो भाई। सर अभी है 15-20 दिन है, हम भी आरसीबी जैसे हैं, दूसरों के रहमो करम पे क्वालिफायर में आएंगे, फिर मुंह काला करके जाएंगे। मुंबई वाला रोहित, उसको बोलेगा शर्म कर, तू तो अब छोड़ ही दे। मतलब आप बताओ, मुंबई वालों ने उनको अंदर भेजा, उनकी भी इज्जत नहीं रखी बेंगलोर वालों ने। तुम भी आरसीबी जैसे बैठे रहो, अभी तो अभी तो टाइम है, देखते हैं। अभी पंचायत का सीजन निपटा लेते हैं पहले, पीयर प्रेशर है, फिर पृथ्वीराज चौहान आ रही है ना। पढ़ाई का क्या है? वेब सीरीज साल में एक बार, अटेम्प्ट का क्या है? 2 बार। बताओ, इतनी मेहनत, 250 क्वेश्चन करने के बावजूद अगर बेसिक आंसर में गलतियां आ रही हैं तो भगवान ही मालिक है भाई। बच्ची बोल रही है आप आज भी फर्स्ट डे जैसी बात कर रहे हो, तो क्या करूं? नहीं करूं? या तो दिलाना पड़ेगा ना, गलतियां कर रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी। चलो, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी। आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आपकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिक है। अगर आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इन इलास्टिक होगी। अगर वो कमोडिटी आपके बजट में नेसेसिटी नेचर की है तो डिमांड इन इलास्टिक। अगर आपके बजट में वो चीज बहुत छोटा सा हिस्सा लिए हुए है, मतलब आपके टोटल खर्चे का छोटा सा हिस्सा है, तो आप उसकी डिमांड इलास्टिक है इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। मेरा किराने का सामान का खर्च, महीने की 50,000 कमाई मेरे पापा की, किराने का खर्च 5,000, 50,000 की कमाई 1 लाख हो जाए या 50,000 की कमाई 25,000 हो जाए, किराने का खर्च तो वही रहेगा। सो एनीथिंग विच हैज अ स्मॉल पोर्शन इन योर अर्निंग और इन योर एक्सपेंडिचर, द डिमांड फॉर दैट विल बी इन इलास्टिक। ये दोनों चीज मैंने पापा की इनकम के हिसाब से समझाई है, भूल गए? महीने का किराने के खर्च वाला एग्जाम्पल याद आया? मल्टीपल यूजेज ऑफ कमोडिटी, दूध और मोबाइल फोन के मल्टीपल यूजेज है, तो जितने सस्ते होंगे डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी या बहुत ज्यादा बढ़ेगी? टाइट डिमांड, ये कौन सी है? कपड़ों पे व्हाइट हो तो टाइट हो, चौंक गए, वो वाली है। सर टाइट डिमांड आर डिमांड कनेक्टेड विथ ईच अदर, वन गुड इज प्राइमरी, अदर गुड इज सेकेंडरी। हेलो, the secondary goods doesn't have its own price elasticity, it is tied up to the demand of the price elasticity of the main product. Hello, price range, very high range goods demand is inelastic and very low range
goods, demand is also inelastic. Hello? Okay. So total outlay method. This method will not give you the answer ki exact kitna aayega, but will say it is elastic or inelastic. Expenditure on goods is related to the price of goods. Therefore, we can say that if the expenditure changes proportionately with the change in prices, then it will be unit elastic. प्राइस घटा तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, खर्चा सेम, यूनिट इलास्टिक. प्राइस बढ़ा तो यूनिट्स कम हो गए, खर्चा सेम, यूनिट इलास्टिक. और अगर प्राइस मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ता है, मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ता है तो खर्चा अगर मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ता है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, खर्चा लेस देन प्रोपोर्शनेट जाता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1. उसके बाद आया हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. हेलो, income elasticity of demand means percentage change in demand upon percentage change in income. So sir, that will be a direct relation or an inverse relation. Always direct and can be inverse also. So 3 categories answer you will get it. Either it will be less than 1, positive and less than 1, or up to 1. That will be called normal goods. If it is more than 1, that will be called luxury goods. And if there is an inverse relationship, answer is coming out as negative, that will be called as inferior goods. हेलो, अच्छा इसमें मॉड लगाऊं क्या? लगाना है क्या मॉड? सर मॉड नॉट नीडेड. क्यों नहीं सर? इसलिए नहीं कि अगर इसमें मॉड लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा ये गुड्स इंफीरियर है या नॉर्मल है या लग्जरी है? बराबर ये रहते हैं. नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, inferior goods income elasticity is negative, luxury goods income elasticity is more than 1. फिर आई थी प्राइस हो गई, इनकम हो गई, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था? एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा मतलब सर क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. हेलो, याद आया? सो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. सर व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इफेक्ट इन द डिमांड ऑफ द अदर, देन इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सब्स्टिट्यूट गुड्स, सर एक का प्राइस अप तो दूसरे की डिमांड डाउन, एक का प्राइस डाउन तो दूसरे की डिमांड अप. हेलो, तो रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में होता है ये? हाँ. तो हायर द प्राइस, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड घट रही है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट एंड पॉजिटिव आएगा. हेलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड कम होगी, एक का प्राइस कम होगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी. तो रिलेशनशिप कैसा मिलेगा? हाँ, इनवर्स. हाँ या ना? ओके. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सर अगर आपके गुड्स दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट. हेलो, और अगर फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होना है तो उनके बीच में कोई क्रॉस इलास्टिसिटी है, साथ में यूज होंगे. सो देयर इज क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज 0. समझना, इफ आई एम यूजिंग अ कार देन इट हार्डली मैटर्स कि पेट्रोल का दाम क्या है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार आधा रास्ता चलाऊं और आधा रास्ता धक्का लगाऊं. So that means my cross elasticity towards price is 0 now, price of petrol, because I have to use the petrol because petrol may become expensive. And substitutes अगर perfect नहीं है तो पॉजिटिव तो आ सकता है बट इनफाइनाइट आंसर नहीं आ सकता. ये याद है? नॉट सो परफेक्ट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला कैसा चार्ट बना हुआ है आपके नोट्स में. हेलो, एक सवाल का जवाब दो मेरे को. इसमें भी फॉर्मूला आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा, पर डिमांड इस बार एक्स की होगी, प्राइस इस बार वाई का होगा. इसमें मॉड लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मॉड लगाना है क्या इसमें? सर मॉड लगाओगे तो क्या होगा? सारे आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे, और सारे आंसर पॉजिटिव हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हम इसको लागू नहीं करेंगे. यस और नो? ओके, ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशन हो गया. हाँ, फिर आया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी.
आया ना सर? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के अंदर आप जितना ज्यादा खर्चा कर दो तो डिमांड प्रॉम्प्ट तो होती है कि नहीं होती है डिमांड प्रॉम्प्ट? हेलो सर, डिमांड प्रॉम्प्ट तो होती है, तो फिर उसके लिए क्या करें सर? व्हेन द डिमांड गेट्स प्रॉम्प्टेड व्हाट यू डू, द डिमांड विल इंक्रीज द मोर यू स्पेंड। जितना खर्चा मैंने एडवर्टाइजमेंट पे करा डिमांड उतनी ही बढ़ी, तो क्या आएगी इलास्टिसिटी? 1। जितना खर्चा करा एक डिमांड उससे कम बढ़ी, लेस देन 1 इन इलास्टिक। जितना खर्चा करा एडवर्टाइजमेंट पे उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गई। जितना डिमांड पे खर्चा करा उतनी ही डिमांड, जितना खर्चा करा एड पे उतनी ही बढ़ी। और एड पे खर्चा करा पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया जी, 0 बराबर। तो 0 यानी इतना नहीं कि देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड अभी भी वही है, बट चेंज इन स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग होगा। ये पिछले साल से मॉड्यूल में इंसर्टेड है, ध्यान रखना कि ये आप पढ़ के जाएं। इस तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा ना मॉड्यूल में है कहीं, बट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो ध्यान रखना जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा आपको, इनवर्स रिलेशनशिप मिलने वाला है नहीं इसमें आपको। हेलो, ये कुछ इस प्रकार से होगा, पर ये चारों मेरे सामने पढ़ लो। डन, आगे चलें। हेलो, ओके। व्हेन टू यूज विच इलास्टिसिटी, आप लोगों जैसे लोगों के सवालों के लिए ऐसी स्लाइड बना के लाया था, मुझे बिल्कुल भरोसा था कि लोग पूछेंगे ये सब बातें। सर मतलब आपको पता था कि आपने इतना अच्छा नहीं पढ़ा है इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूजन वाले? बिल्कुल। आर्क इलास्टिसिटी विल बी यूज्ड व्हेन द चेंज इज हायर इन परसेंटेज टर्म्स, पहला। पॉइंट इलास्टिसिटी विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ वेरी माइनर चेंज इन द प्राइस और क्वांटिटी। अगर एक कार कंपनी अपने प्राइसेस 200-250 रुपए से बदले तो कौन सा वाला यूज होगा सर? पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होगा, बराबर। आज अलग ही संकट है सब चीजों पे, मैं रुकेगा नहीं, पढ़ा के रहेगा। चलिए, मॉड will apply only in case of price elasticity to remove the impact of negative sign, बराबर। Arc elasticity concept can be used in income and cross elasticity also when the changes are big in। मेरे ख्याल से इस स्लाइड से शांति आ जानी चाहिए आपके दिमाग को। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑलमोस्ट 80-90 बच्चे हैं, तो बताओ भैया कहाँ हैं? अभी क्लियर सबको? हाँ ठीक है, वाह। एक तो मुशायरे में बैठा हुआ है, वहां बैठ के बोला सुभान अल्लाह, वाह भाई। रिवीजन है, मुशायरा नहीं है। गलत चैनल सब्सक्राइब कर लिया तुमने। और कहते ना, गांव बसानी और लुटेरे पहले तैयार, उधर से आ गए। ये स्लाइड कब भेजोगे? अब उसको कौन समझा? ये तमाम स्लाइड ऑलरेडी इकोनॉमिक्स ऐप के रिवीजन उसमें रखी हुई है। ऐप
खोलनी पड़ेगी ना काका। राम जाने कौन सी ऐप खोल के क्या क्या डाउनलोड कर रहा है एचपी में। चलो, डिमांड के छोटे छोटे डिस्टिंक्शंस और हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसको आप कंज्यूम करते हो। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा बार यूज हो सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा बार आप यूज नहीं कर सकते। डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब किसी और चीज के कारण उसकी डिमांड हो। जैसे पेट्रोल की डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड तभी आती है जब आपके पास व्हीकल हो। आप अकेले पैदल पैदल तो कभी पेट्रोल पंप पे जाते नहीं। उनको खोल बोलो ला 1 लीटर पिला दे, तो पेट्रोल डाल के बोलता है कितने किलोमीटर चल रहे हो 1 लीटर में। ऐसा तो होता नहीं है, जब तक गाड़ी नहीं हो आप पेट्रोल पंप जाते नहीं हो। सो डिराइव डिमांड इज डिराइव फ्रॉम समथिंग एल्स। ऑटोनोमस डिमांड खुद आ जाती है, मतलब भूख हमको लग ही जाती है। करेक्ट। तो अब यहाँ पर बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं। मॉड्यूल ने भी बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ, डिराइव्ड और ऑटोनोमस की डेफिनेशन 100% क्लियर नहीं है। बच्चा आर्ग्यू करते हुए आ जाता है, बोलता है ऑटोनोमस कैसे हुई, काम करोगे तो ही तो भूख लगेगी, काम करने के कारण भूख लगती है। तो डिराइव्ड और ऑटोनोमस में ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, इसको लेके ज्यादा लोड न लें। इंडस्ट्री डिमांड मीन्स वन इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दोज थिंग्स। कंपनी डिमांड इज वन पर्टिकुलर कंपनी। राइट नाउ सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड इंडस्ट्री मांग कर रही है या एक कंपनी? हाँ सर, इंडस्ट्री कर रही है। और कंपनी के अंदर कंपनी डिमांड मतलब कोई भी एक कंपनी जब डिमांड कर रही हो। यस और नो? हाँ व्रती, इन केस एक जेन्युइन क्वेश्चन है सर। इफ इन देयर इज अ क्वेश्चन, एक मिनट में आपको इलास्टिसिटी का एक पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ सबके लिए। इन केस ऑफ बोथ द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इफ देयर इज एन आंसर आ रहा है 4 आपका, एंड इन द ऑप्शन इज द आंसर -4 and +4 बोथ इज गिवन, विच वन टू सिलेक्ट? सिलेक्ट -4, बिकॉज मैथमेटिकली तो आंसर माइनस ही आता है ना, वो तो हम बाद में उसको मॉड डाल के बाहर करते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिकली जो आंसर आता है वो तो नेगेटिव ही आता है। ठीक है, ओके। शॉर्ट रन डिमांड मतलब क्या? बहुत समय तक रहेगी या फॉर द टाइमिंग रहेगी? और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वर्ड हम प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से जानते हैं। शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, एटलीस्ट वन फिक्स, और लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल। यहाँ पर शॉर्ट रन उस हिसाब से है या ड्यूरेशन के हिसाब से? छोटे ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट रन डिमांड और लंबे ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग रन डिमांड। बोलो साहब, क्लियर? डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस है अपने इसमें। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज नोइंग और मेजरिंग द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स। अच्छा, फोरकास्टिंग और गेसिंग इज सेम और दे आर डिफरेंट? डिफरेंट। फोरकास्टिंग इज लाइक इंटेलिजेंट एनालिसिस एंड टूल्स एंड टेक्निक्स एंड देन डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। एंड गेसिंग इज मेरे मन को भाया, मैं अमाउंट बोल के आया, वैसा नहीं चलता है। So forecasting of demand is the art and science of predicting the probable demand for a product or service at some future date on the basis of certain past behavior patterns or some related events, the prevailing trends in the present. Demand forecasting is no simple guessing, but it refers to estimating demand scientifically and objectively on the basis of certain facts and events relating to forecasting. Yes or no? Okay. Types of forecast. What are the various types of forecast? मैक्रो लेवल फोरकास्ट है और टाइम पीरियड डिमांड फोरकास्ट है। मैक्रो लेवल के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीजें। ये तीनों चीजों के बारे में बीसी के में भी अपन से बात करते हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। जीडीपी होता है, टैक्सेशन होता है, इंटरेस्ट रेट्स होता है, टैक्स रेट्स होते हैं। सुना सुना सा लगता है, सुना सुना लगता है, सुना सुना सा तो लगता है सर, क्या कहें हम। एंड बेस्ड ऑन टाइम पीरियड डिमांड फोरकास्ट में भी शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म, ये मेथड्स। अच्छा, ये डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक भी 1.5 साल पहले मॉड्यूल में इंसर्ट हुआ है, तो इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम में पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन डिमांड फोरकास्टिंग के आए थे। एनीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ द December 21 एग्जाम दी होने डिमांड फोरकास्टिंग आए थे ना क्वेश्चन, 1-2, वो मेथड्स पे थे। ये रहे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, बायर से जाके बात करो। बायर लॉन्ग रन सोचता है या शॉर्ट टर्म सोचता है?
एक कंपनी 5 साल की प्लानिंग बायर से बात करके कर सकती है क्या? कंपनी 2 महीने की प्लानिंग बायर से बात करके रख सकती है, बिकॉज बायर्स डोंट थिंक टू लॉन्ग। उनके पास जिंदगी में और भी बहुत प्रॉब्लम है, किसी की प्रोफाइल पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, किसी की बेबी ने, किसी के बाबा ने खाना नहीं खाया, कहाँ बायर सर्वे में आपको कुछ बताएगा? तो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन वेयर यू क्रिएट, उसके 2 नाम है कलेक्टिव ओपिनियन के, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच। ये क्या होता है, जो सेल्समैन होते हैं ना, वो सेल्समैन से जाके आप डिटेल लेते हैं, सेल्समैन हैज द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दैट विल हेल्प। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन और मेथड होते हैं, यू ब्रिंग अप द एक्सपर्ट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर एंड आस्क देम कि आपकी क्या राय है, सो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। फोर्थ इज स्टैटिस्टिकल मेथड, देयर यू हैव ट्रेंड प्रोजेक्शन, ग्राफिकल मेथड, इसका एक और नाम है फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड। अब एक ही चीज के अलग अलग नाम है, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस। आई होप यू रिमेंबर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स मतलब होता है कि सेम सिचुएशन में कैसे कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, आपको सिचुएशन देंगे और वो चेक करेंगे कि कैसे कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देन यू गो टू बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, जस्ट एज मेटेरोलॉजिस्ट यूज द बैरोमीटर टू फोरकास्ट वेदर, द इकोनॉमिस्ट यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू फोरकास्ट ट्रेंड्स इन बिजनेस एक्टिविटीज। आपको 3 ट्रेंड याद दिलाता हूँ, 3 इंडिकेटर्स सर, वो लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। कुछ याद आ रहा है? ये लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग इंडिकेटर्स किधर है? बिजनेस साइकिल्स में। कुछ चीजें होने के पहले से आइडिया लगने लग जाता है, तो दैट इज लीडिंग इंडिकेटर्स। कुछ चीजें होने के साथ साथ जब होता है कोइंसिडेंट, और कुछ हो जाने के बाद पता चलता है लैगिंग इंडिकेटर्स। याद आ रहा है बेटा? ओके, तो अगर मेरे देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बुरी है या अच्छी चल रही है? इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर दैट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग अप। टैक्स कलेक्शन हैव कम डाउन, द इकोनॉमी गोइंग अप या कमिंग डाउन? आरबीआई ने अभी मई 22 में रेट बढ़ा दिए एकदम से सरप्राइजिंगली। व्हाट डज दैट रेट हाइक इंडिकेट? मतलब रेट इंक्रीज लीडिंग है, लैगिंग है या कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई को लगा अब इसको रोकना है, तो देखते देखते आरबीआई ने वो रेट्स को बढ़ा दिया, तो बिकम्स अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। हेलो, और लैगिंग मीन्स आफ्टर एवरीथिंग इज हैपेंड, मतलब तूफान के गुजरने के बाद की तबाही है वो। मैंने क्लास में तो और भी एक अलग एग्जाम्पल समझाया था, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट, वो तो ज्यादा ही याद होगा। पिघला पिघला है दिल मेरा जब से, याद आया? वो सब याद रहने वाला है, मुझे मालूम है। छिछोरेपन का भी एक पेपर होना चाहिए, उसमें अपन टॉप करेंगे सबसे, है ना? क्यों ऐसा होना चाहिए? खिलवाई का भी पेपर एक हो। कितनी मीम आपको याद है? अलग अलग मीम फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए। आपका सोशल मीडिया ज्ञान कितना है? सही कि नहीं? आइए, डिमांड हो गया समाप्त, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिमांड वैसे भी लंबा चैप्टर है, टेक्स टाइम ऑल्सो। अब आते हैं अपन कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, दे मे नॉट बी सेम ऑलवेज। देवदास के लिए शराब नहीं, आप छोड़ो, कबीर सिंह, मैंने देवदास बोल के गलती कर दी। कबीर सिंह के लिए शराब यूजफुल थी, पर उसे यूटिलिटी मिलती थी कि नहीं? हाँ सर, यूटिलिटी मिलती थी, करेक्ट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2 महान लोग हमारे सामने अवतरित हुए, जिन्होंने अवतार लिया और अपने श्रीमुख से कहा। श्री श्री 1008 बाबा एल्फ्रेड मार्शल जी, जिनकी अप्रोच को मार्जिनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देने वाले थे हिग्स और एलिस। याद आ गया? उसे ऑर्डिनल और मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। यस और नो? आइए सर, गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर बहुत ही अरसा हो गया ऐसा कुछ किए। एक बात बताइए, आपके सामने
सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 स्कूप वाली आइसक्रीम। पहली बार ऐसा काम किसी ने करा कि नहीं आज तक? यदि 4 तक किया, 3 तक किया, गुड। 8 और 5। जिंदगी में पागलपंती बहुत जरूरी है बच्ची, बहुत जरूरी है। मैं तो एक दिन ऐसा करा और ऊपर वाली आइसक्रीम गिर गई। मेरे को बचपन का याद आ गया, 3 सेकंड तक कोई चीज खराब है ना, फट से उठा ली। मैं तो ऐसा बचपन में बोलते 3-4 सेकंड में अगर कोई चीज उठा लो तो वो खराब नहीं होती। पैसे खुद के लगे हुए थे ना। तो अब एक बात बताओ, चिलचिलाती गर्मी में कोई आपको ऐसी आइसक्रीम दे रहा करके आप सड़प सड़प करके खा रहे हो, तो फर्स्ट वाले स्कूप पे मजा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड पे उतना आएगा या कम आएगा? थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ तक आते थे बस यार। तो जैसे जैसे आप स्कूप दर स्कूप नीचे आओगे तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? Sir, the additional benefit which a person derives from an increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock he already has. It is called the law of diminishing marginal utility. Hello? वो देखो उधर आ गए। इसको जूम मत करो। अच्छा नहीं करता हूँ जूम, बस। अभी तो गर्मियां चल रही, तुमने वो खाया कि नहीं, वनीला और मैंगो का कॉम्बो? नहीं खाया? आम आ रहे हैं ना सबके घरों में। आम को छिलके से काट लो, छोटे छोटे पीसेस करो, वनीला का कप लो, थोड़ा सा उसको पिघलने दो, उसमें आम के पीसेस डालो और वनीला और आम खाओ। ओ हो, ऐसा मजा आता है, क्या बताऊं मैं आपको। फिर एक दूसरा एक और काम करना, रसगुल्ला होता ना, व्हाइट रसगुल्ला और वनीला, उसका भी कॉम्बो ट्राई करके देखना और धमाल है धमाल। और उसमें तो एक और चीज कर सकते हो, घर में हो रहा होगा चीज ग्रेट करने का कद्दूकस। तो वेनिला लो, रसगुल्ले डाल दो, रसगुल्ले से पीस करके डालो, एंड देन उसके ऊपर वो डेयरी मिल्क से ऐसे ग्रेटिंग कर दो। ओहो, इसी को तो मजा कहते हैं। मुझे जो आप लोग ऐसे परेशान होते हो ना, अरे यार भूख लग रही मत बोलो, मुझे इससे यूटिलिटी मिलती है। Want satisfying power of a commodity is called utility. बट सर ये यूजफुल नहीं है, तो मैंने कब बोला यूटिलिटी और यूजफुलनेस बराबर है? करेक्ट? इट्स अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट में क्या अंदर मतलब क्या है कि आई कैन एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन नंबर्स, यस और नो? Utility can be quantitatively measured and expressed. It can be expressed in monetary terms. The amount of utility derived from money remains constant. आप में से कोई मुझे बर्गर खिला रहा था, जिस दिन पैसे ज्यादा थे तो भी बर्गर खिलाया, जिस दिन कम थे उस दिन भी मजबूरी में खिलाया, पर पना कर दिए सर अभी पैसे खत्म हो गए। याद आ रहा है कुछ? इट इग्नोर्स द सिनर्जी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द गुड्स बिटवीन देम। अगर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है वो उसको इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द synergy between the complementarity of goods. Hypothesis of independent utility. इसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सिंगल प्रोडक्ट की बात करता है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करता है? सर इट डील्स विथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स शुड बी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स एंड द यूटिलिटी पर रूपी ऑफ एक्स should be compared with the utility per rupee of y. Whichever product is giving you more utility per rupee, that will be called as the preferred combination of consumption. But अगर मेरा यूटिलिटी पर रूपी x का और यूटिलिटी पर रूपी y का बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच? हाँ सर, इट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच। बराबर? इसमें ये लाइन ध्यान रखना, अ कस्टमर विल स्पेंड हिज मनी ऑन कमोडिटीज इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड ऑन एवरी लास्ट रुपी स्पेंड वुड बी
एग्जाम में जब क्वेश्चन होंगे ना तो कई बार ऐसा भी होगा कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन गिव्स यू व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम टू प्रोडक्ट्स इज जीरो, या मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फ्रॉम टू प्रोडक्ट्स इज इक्वल, तो क्या होगा? मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे बताना कौन सी वाली सही है। mu x इज इक्वल्स टू mu y, ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, mu x इज इक्वल्स टू mu y इज इक्वल्स टू 0। तीसरा, mu x अपॉन प्राइस x इज इक्वल्स टू mu y अपॉन प्राइस y। कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? सर थर्ड वाला याद रहेगा। हेलो, क्या चेंज कर दूं? पेन इसमें रेडी चलता है पीपीटी पे। ये लाइट बंद करें, ठीक है। एक मिनट, धीरे से इसको ऊपर कीजिए, ये पर्दे को हाँ, और वो पीछे उस तरफ स्विच बोर्ड है। एक काम करो, रुको, मैं गोलू को बुलाता हूँ, उसको स्विच बोर्ड पता है, रहने दो। कोई और गलत बटन दब गया तो सब प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। भाई के लिए, और भाई ने सारे पंखे बंद कर दिए। अब इसी को भेज वापस से जा। मत कर, सब चालू कर दे, तू रहने दे भाई। हाँ, वो तुम्हारा ही बंद हुआ, बैठ जाओ। चल, अब तुम दोनों मिलकर धो इसको। क्या करा तुम्हें? एसी चल रही, क्या दिक्कत है? चलूं आगे बोलूं? वो बीच बीच से कुछ ठीक है। लेट्स गो फर्दर। सर, कंज्यूमर सरप्लस में जितना पे करना चाहता हूं और जितना मेरे को पे करना पड़ता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? सर, कंज्यूमर सरप्लस मीन्स व्हाट? बेसिकली द विलिंगनेस of person to pay versus the actual payment. The difference between the two is called consumer surplus. देखिए, the excess of price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. Simply said, the excess of ability to pay versus actual payment is consumer surplus. ये डायग्राम आपको समझ में आता है कि नहीं? देखो, मैं किसी चीज का कंजम्पशन करूंगा तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का फायदा आएगा, उतना मैंने इसके लिए पे करा। तो ये बीच का ये जो जिगजैग पोर्शन है, ये मेरा, रिमेम्बर द एग्जाम्पल ऑफ योर सैंडविच, बिना नाश्ता खाए आ गए थे, फिर नीचे जाके सैंडविच खाया था, सैंडविच वाले ने तुमसे बोला था साहब हम मार्शल के समर्थक हैं, पहला सैंडविच 150 का, दूसरा सैंडविच 130 का, तीसरा सैंडविच 20 का। फिर आपने क्या बोला था? मुझे तो भूख ही नहीं लगी थी। कुछ याद आया? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो सुनो आप। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया above the price line, below the price line, या below the price line but above the price line but below the utility line। कौन सा वाला? तीनों ऑप्शन फिर से बोलता हूँ, above the price line, below the price line, या below the utility line but above the price line। थर्ड वाला, ये आपकी यूटिलिटी जा रही है। हेलो, ये यूटिलिटी जा रही है आपके हर यूनिट पे डिमिनिश होती हुई, और आपने कंजम्पशन 3 यूनिट्स का करा यहाँ तक। हेलो, आया कि नहीं आया? ये 3 यूनिट का कंजम्पशन करा और पे इतना करा हर यूनिट के लिए। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। यस और नो? ओके। अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है?
ओके सर, इंडिफरेंस कर्व कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? सर ऑर्डिनल के अंदर बेस्ड ऑन मेजरिंग द यूटिलिटी है या ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस है? बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑर्डिनल, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, ऑर्डिनल। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम हिक्स एंड एलन, याद आ रहा है? अच्छा, तो इसके अंदर उन्होंने दो चार बातें बोली थी कि हम हमारे कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न पे रहेंगे, कि हमने एक बार जो प्रेफरेंसेस सेट कर दी है हम उसी पे काम करेंगे, हाँ या ना? सर इंडिफरेंस प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज थी चार। नंबर वन, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व के सारे जो पॉइंट्स होते हैं कर्व पे, उस पर सेटिस्फैक्शन अलग होता है या सेम होता है? सर ऑल द पॉइंट्स हियर ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू same level of satisfaction. So first thing is they are downward sloping towards right. They are concave or convex to the origin. So they are convex to the origin. They will intersect each other or they will never intersect each other. Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. Multiple indifference curves plotted on a single graph will be indifference map. Hello, एक साथ मल्टीपल कर्व दिखा दो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का बनेगा ऐसा एल शेप, नेगेटिवली स्लोप। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बनेगा राइट एंगल एल शेप। हेलो, इधर भी एक दो जने बहके बहके उल्टी उल्टी बातें बोल रहे थे। अब भगवान कह रहे उनके दिमाग की ट्यूबलाइट जले। इसके बाद हम आए थे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक वर्ड पड़ा था बजट लाइन। बजट लाइन के सारे पॉइंट्स पर होने वाला खर्चा सेम है या अलग अलग है? बजट लाइन के बाहर जाऊं तो ओवर स्पेंडिंग है, बजट लाइन के अंदर जाऊंगा तो अंडर स्पेंडिंग है। बजट लाइन को जब मैं इंडिफरेंस मैप पे सुपर इम्पोज करूंगा तो बजट लाइन कितनी जगह से काट कर जाएगी? सर मल्टीपल जगहों से काटेगी, सब जगह से काटेगी या कहीं छू के भी निकलेगी? जिंदगी में हमें बहुत लोग निपटाते हैं, काटते हैं, पर छू कर तो टेंजेंट जिसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु हिंदी में, बड़ा रोमांटिक वर्ड है हिंदी में, स्पर्श बिंदु। अरे वाह, तो टेंजेंट जो बनता है तो टेंजेंट मल्टीपल पॉइंट पे बनेगा या सिंगल पॉइंट पे? तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा? लिमिटेड कैश में मैक्सिमम है, बी पर, सी पर, ए पर, ई पर या डी पर? बताओ। तो ये सी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हेलो, आया कि नहीं आया? तो ट्रेडिशनली थ्रू मॉडर्न अप्रोच। डन, ओके, यहां तक आ जाते हैं। आपका मेरा हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें समय भी कम लगता है, छोटा ही चैप्टर है। अब हम आ रहे हैं अगला, प्रोडक्शन एनालिसिस। सप्लाई बाद में कर लेंगे, सप्लाई बहुत ही छोटा है, मतलब सप्लाई मजाक ही है एक तरीके से। सप्लाई की चलो मेरे को एक बेसिक डेफिनेशन बता दो। सप्लाई और सेल एक बात है क्या कि अलग अलग है? कौन सा वर्ड बड़ा है, सप्लाई या सेल? सप्लाई। मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, 6,000 मार्केट में बेचने के लिए ऑफर करे, मार्केट में बेच गए 5,000, 1,000 मार्केट में रखे हुए, 4,000 गोडाउन पर है। व्हाट इज सप्लाई? 6,000 ऑफर्ड फॉर सेल, आया ना? इसमें एक तो ये था, और सप्लाई के अंदर बाकी क्या था? सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट या इनवर्स? सर डायरेक्ट है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। वहां पर सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है हमको पूरा सब कुछ। तो वहां नेगेटिवली स्लोप बनेगा या पॉजिटिवली स्लोप? पॉजिटिवली स्लोप। और उसके बाद वहां पे भी मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व और शिफ्ट ऑफ कर्व है सप्लाई में, जैसा डिमांड में। हेलो, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा था? मूवमेंट ऑन द सेम कर्व होगा, शिफ्ट ऑफ कर्व होगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक सिर्फ टैक्स रेट था, टैक्स रेट्स के कारण सप्लाई कम होती है और सब्सिडी के कारण सप्लाई बढ़ती है, बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बहुत सारे वेरिएशन नहीं है, सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहां पे इनकम क्रॉस और एडवर्टाइजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो आंसर पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे? पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा? मॉड लगाना पड़ेगा या जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत नहीं। फेयर इनफ, इतना ही था सप्लाई।
प्रोडक्शन पे आ जाए सर. प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ फॉर्म, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. है ना? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक यूनिवर्सली एंड इलास्टिक इंडिविजुअली. हेलो. And land does not give any result unless human effort is done. Land is a active factor या passive factor? हाँ, passive factor. Very good. Mental or physical exertion done with an economic motive is labor. Very good. Labor and laborer can be separated or cannot be separated? Cannot be separated. Labor is permanent or perishable? Where when a person starts making more money, he will make more money and work more, or he will enjoy his time after making some money. So the supply curve of labor is positively sloped, negatively sloped, upward sloping या backward bending? हाँ, backward bending. Very good. कैपिटल के अंदर फिर हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं: टेंजिबल कैपिटल, इंटेंजिबल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सोशल कैपिटल. एक सोशल कैपिटल वर्ड आता है हमारे सामने, सामाजिक पूंजी. स्ट्रीट लाइट, फाउंटेन, रेलवे स्टेशन, पुलिस सर्विसेज, न्यायपालिका, ये सब तुम्हारा है, मेरा है या हम सबका है? हम सबका है. तुमको बिजली की रोशनी, जब तुम किसी बेंच पे बैठे हो पब्लिक पार्क में, निप्पा और निप्पी बैठे रहते ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो निप्पा निप्पी को लाइट मिलेगी या निप्पा निप्पी के मम्मी पापा है उनको भी मिलेगी? सबको मिलेगी. सो देयर आर थिंग्स विच आर सोशल कैपिटल. रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशन, all the infrastructure which we make for surviving, they all will be a part of social capital. फिक्स कैपिटल मतलब, फिक्स कैपिटल मतलब वो जो पैसा आपने फिक्स एसेट खरीदने में लगाया है. और सर्कुलेटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम है. हेलो, बराबर. टेंजिबल कैपिटल मीन्स जो टेंजिबल एसेट्स में पैसा लगाया है. पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स में जो पैसा लगाया वो इनटेंजिबल कैपिटल. बोलो बच्चों, क्लियर? अच्छा, ऑल कैपिटल इज वेल्थ. यस और नो? बट ऑल वेल्थ इज कैपिटल? नो. दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज फॉर मेकिंग मोर मनी इज कॉल्ड कैपिटल. हाँ या ना? ओके. तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया. इसके बाद आता है वर्ड एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लैंड लेबर को लेकर रिस्क उठाकर कोऑर्डिनेट करके, लैंड लेबर को लेकर रिस्क उठा के कोऑर्डिनेट करके क्या करता है? बिजनेस को ऑपरेट करता है. उसके तीन फंक्शन होते हैं: इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, रिस्क बेयरिंग एंड इनोवेशन. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? रिस्क बेयरिंग. बिकॉज बाकी सब चीजें तो इंश्योर हो सकती है, बट एट द एंड की जो अनसर्टेनिटी रहती है कि माल आएगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये अनसर्टेनिटी वो अपने सर को उठा के चलता. तो बिगेस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग. बोलो साहब, क्लियर? ग्रेट सर. उसके बाद हम आए थे फिक्स फैक्टर तो वेरिएबल फैक्टर्स पे. फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या करते हैं? फिक्स फैक्टर जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होंगे, वेरिएबल फैक्टर वो जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होंगे. यस और नो? मैंने उल्टा बोल दिया क्या? आई एम सॉरी, वो फ्लो में निकल गया, गलती हो गई, सॉरी. जो गलती करे वो इंसान, जो माफ करे वो भगवान. माफ कर दो. शुक्र है एक जो जागरूक बैठे हुए, बाकी सब तो धुनी रमा कर बैठे, चलने दो, मजा आ रहा है. हाँ जी, बोलू. फिक्स
Fixed factors are those factors which do not change with the change in production. Variable factors are those factors which change with the change in production. बराबर? Okay. Then we understood something called short duration and long duration. Very short period and long period. Very short period, all factors are fixed. Short period, at least one factor is fixed. You can increase or decrease the production up to maximum capacity. Long duration, all the factors are variable. You can change the capacity altogether. Yes or no? When I try to show a relationship between the fixed factors and variable factors and try to show the maximum possible output that can be achieved by the given set of inputs, it is called dash. Production function. Hello. Production function क्या देता है? Maximum profit, least cost या फिर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप? मिनिमम या मैक्सिमम? सर मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव बाय अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. यस और नो? ओके, इट्स अ कैटलॉग ऑफ पॉसिबिलिटीज. हेलो. ओके, अब इसी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट रन के लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ऐसा कुछ याद आता है आपको? सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रेफर्स टू व्हाट? So law of variable proportion refers to various with a given set of inputs. When you try to increase the variable inputs, the initial output will increase and it will increase up to a particular point and then start decreasing. Hello. तीन चीजें पढ़ाई थी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. याद आ रहा है? Sir, it gets divided into three stages. In the first stage, the marginal productivity is very high. Because of the increased marginal productivity, average productivity goes up and total productivity goes up. ऐसा क्यों होता है? In the beginning, the marginal productivity increases at a higher speed. Why? Sir, it increases at a higher speed because there is division of labor, specialization, fixed factors are available in ample, and it increases the overall efficiency. At the end of stage 1, marginal product has already reached its highest point and started declining. First stage ends where MP is equals to AP. Hello. Second stage, AP and MP both are falling, but MP falls at a faster speed as compared to AP. When MP comes to 0, TP becomes maximum. Hello. That is the point where a rational producer will do production. समझदार producer will go up to stage 1 या stage 2. Hello. आयो कि नहीं आयो? Very good. It will go to stage 2 and the overall output will be maximum at that point of time. After that, margin productivity will become negative and total productivity will decline. समझदार producer will go to stage 3 or stop at stage 2. बराबर? Increasing returns means what? जितना input डाला, output उससे ज्यादा मिला. Tell me one thing, marginal से average चलता है या average से marginal चलता है? जब तक मेरा हर अगला मार्जिनल पिछले वाले एवरेज से ज्यादा होगा तब तक मेरा एवरेज बढ़ेगा. यस और नो? याद आ रहा है? फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न. सेकंड स्टेज का नाम क्या है? डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग. थर्ड स्टेज का नेगेटिव रिटर्न. यस और नो? आयो कि नहीं आयो? ओके. एक आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर आपके नोट्स में. ये अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है और वो उसमें एक फॉर्मूला बनाया है. Q इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू KL रेस टू द पावर A इंटू C रेस टू द पावर L माइनस A. वाह यार सर, अच्छा लगा सुन के. है क्या इसका मतलब? Q is the output, L is the quantity of labor, C is the quantity of capital, K and A are positive constants. Rational producer will do what? अब अमेरिकन इकोनॉमी में क्या होता है सुनो आप ध्यान से. उन्होंने एक एजम्पशन लेकर, मैंने आपके येलो वाले नोट्स में लिखा है, अमेरिकन इकोनॉमी का एजम्पशन है 3/4 1/4. फॉर एवरी 1/4 इंक्रीज ऑफ कैपिटल, फॉर एवरी 3/4 इंक्रीज ऑफ लेबर वी नीड 1/4 इंक्रीज ऑफ कैपिटल. ऐसा कुछ है उसके अंदर, चेक करना जरा. कम अगेन बेटा. 3/4 labor increase will require 1/4 increase in capital to increase the output in economy. ये अब 3/4 1/4 का कॉम्बो अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से है, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से नहीं है. तो बस आप उसको पढ़ के सुन के रख लो. उसके अंदर डेरिवेशन की लॉजिक की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि वो अमेरिकन इकोनॉमी का रेशियो है.
बराबर। अब एक बार बताओ, वापस से पूछ रहा हूँ, स्क्रीन पे लिखा है रैशनल प्रोड्यूसर विल डू व्हाट। समझदार प्रोड्यूसर कहां तक जाएगा? स्टेज 1 में रुक जाएगा? 1 पे क्यों नहीं रुक रहा है? 1 में तो एमपी हाईएस्ट था। सर एमपी पहले हाईएस्ट हो, पर अभी टीपी में और बढ़ने का स्कोप है, तो वी शुड गो फर्दर। स्टेज 3 में क्यों नहीं जाएगा? सर वहां तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई, नो पॉइंट गोइंग देयर, यस और नो? ओके। फिर आता है रिटर्न टू स्केल। अगर आपको याद हो तो imagine the amount of time we have spent while doing this. It was almost 3 lectures or 4 lectures. Today we can wrap it up in 3 to 4 minutes. And you are able to understand. It means हम लोगों ने बैठ के डिटेल क्लासेस में टाइम पास नहीं किया है, नहीं तो एक एक स्टेज समझाने में मेहनत लगती। We did almost like 80 or 100 odd questions on variable proportion specifically. Returns to scale is short run or long run? Long run. It will deal with production or production capacity. All factors are fixed or all factors are variable. बराबर। So constant returns to scale means what? The production will increase in the same proportion as the increase in the capacity of production. If I increase all the inputs by 100% and the output increases by 120%, which is it? Inputs increase by 100%, output increases by 120%. Increasing returns या increasing returns to scale? हाँ याद रखना ये। इफ माई 100% इनपुट्स आर इंक्रीज, माई आउटपुट इंक्रीजेज बाय 60%. डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इफ माई आउटपुट इंक्रीजेज, इनपुट इंक्रीजेज बाय 100% एंड आउटपुट इंक्रीजेज बाय अगेन 100%. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बोलो साहब यहाँ तक क्लियर? ओके। एक चीज मुझे छोटा सा आंसर बताओ। If my variable inputs are increased by 50% and my production increases by 70%. ऑप्शन देता हूं 4, सुनना पहले। My variable inputs have increased by 50%. My output has increased by 70%. Which of the following will apply? पहला, increasing returns to scale, constant returns to scale, increasing returns, none of the above. Very good, खुशी। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नन ऑफ देम। सर रिवीजन है, क्यों मजे ले रहे हो सर? चुपचाप बोलते जाओ ना सर। यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इट्स नॉट 1। आपने मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं सुनी ध्यान से। वेरिएबल इनपुट्स हैव इंक्रीज एंड आउटपुट हैज इंक्रीज। वेरिएबल इनपुट मतलब क्या? फिक्स्ड अलग है, वेरिएबल अलग है। तो मतलब मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ या शॉर्ट रन की? मैंने वर्ड बोला क्या? ऑल इनपुट्स। जब मैं वर्ड ऑल इनपुट्स बोलूं तो वो बोलो, नहीं तो चलेगा नहीं। आया ना? बारीकी है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का, ठीक है? अच्छा, रिटर्न्स टू स्केल में तीनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रहती है, तीनों में बढ़ती है? सर तीनों में बढ़ती है। आया ना? ओके, रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन कंप्लीट। अब एक ब्रेक ले लें क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो बैठे हो, मैं तो बोल रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, सो विल टेक अ 10 minutes ब्रेक, वी मीट अगेन। ओके, ठीक है। तो 10:50 हो रहा है, अराउंड 11:5 वील असेंबल अगेन। ओके, 10 to 15 मिनट ब्रेक। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसको कनेक्ट कर देंगे बाद।